सो अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं करंट के थ्रू, थोड़ा बहुत हमने सीख लिया है एट बाय सावर्ट लॉ। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट पी है और बगल में ये लंबी सी वायर है जिसमें करंट आई कैरी हो रहा है। और मान लेते हैं कि वायर यहाँ पर एम, इसका इस पॉइंट का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एन। तो हमें कंसिडर करना है वायर का सेगमेंट एम से लेकर के एन तक। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है वायर इससे और ज़्यादा लंबी होगी, कहीं नीचे करंट आ रहा होगा, कहीं ऊपर से निकल जा रहा है। तो फिलहाल के लिए हम एक फाइनाइट सेगमेंट कंसिडर कर रहे हैं एम से लेकर के एन तक, और इस सेगमेंट के वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये जो येलो लाइन देख रहे हो, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दिस वायर। डिस्टेंस इसलिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको हम नाम दे देते हैं लेट से डी। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर ऑफ पॉइंट पी। अब इस वायर पर हमें स्टार्ट करने के लिए सवाल को ऑब्वियसली क्या चाहिए, पहले क्योंकि हमने बायो सावर्ट लॉ सीखा है तो ऑब्वियसली हमें एक पहले छोटा सा करंट एलिमेंट चाहिए। तो करंट एलिमेंट हमने डीएल पिक किया, तो इस पॉइंट से हम एल लेंथ ऊपर गए और एक डीएल एलिमेंट हमने पिक कर लिया। एल लेंथ ऊपर इसलिए गया ताकि एक जेनरिक पॉइंट रहे, अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये स्पेशल केस बन जाएगा जो कि एकदम बराबर ये परपेंडिकुलर है। तो जेनरिक केस रखने के लिए हम एल लेंथ ऊपर गए और डीएल लेंथ हमने पिक किया। तो अब हमें पता है कि इस डीएल की वजह से सिर्फ पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होनी है वो क्या होनी है, वो होनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। अब जब आर लेंगे हम, वो कौन सा आर होना चाहिए, वो होना चाहिए ये ग्रीन लाइन, क्योंकि आर क्या होता है, आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट। ये हमने सीखा है पिछले वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर पोजिशन ऑफ पॉइंट पी निकालना है, यानी कि जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो पॉइंट चाहिए हमें विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट। तो ये हमें डी दे देगा। अब अगर इस डी का हम जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब आपको दिख रहा है साफ कि डी एल और ये आर ये बना रहा है एंगल थीटा, तो आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आप देखो कि ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम ऐड करें स्टार्टिंग फ्रॉम एम टिल एन, तो ये पूरा वायर कवर हो जाएगा। यानी कि हर एक छोटे एलिमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और उन सभी मैग्नेटिक फील्ड को हमें लास्ट में फिर ऐड कर देना है। ठीक है, तो यही बेसिक एक इंटीग्रेशन मेथड है जो कि हमेशा हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऑलमोस्ट वही सेम काम कर रहे हैं। अब इसीलिए देखो कि यहाँ पर करंट एलिमेंट सबटेंड करता है एंगल थीटा एट पॉइंट पी। तो उसी तरीके से फिर पॉइंट एम जो सबसे पहला पॉइंट है कह सकते हो इस वायर का, वो एंगल क्या सबटेंड कर रहा है, थीटा 1। तो पॉइंट पी के साथ यानी कि पोजीशन वेक्टर और वायर के बीच में जो एंगल है वो थीटा 1 है। यहाँ पर जेनरिक केस में पोजीशन वेक्टर और वायर के बीच में एंगल थीटा है, और लास्ट केस में जहाँ पर एंड हो रहा है वायर, वहाँ पर पोजीशन वेक्टर और वायर के बीच में एंगल थीटा 2 है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखो कि ये थीटा 2 इधर से लिया गया है, ये अंदर से नहीं लिया गया, क्योंकि जब भी हम एंगल लेते हैं और जब हमें लास्ट में इंटीग्रेट करना होता है फ्रॉम वन लिमिट टू अनदर लिमिट, तो हमेशा सेंस ऑफ एंगल सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये सेंस लिया गया ऐसे, तो यहाँ पर भी यही सेंस फॉलो करना है, यहाँ पर भी यही सेंस फॉलो करना है। अगर हम यहाँ पर इधर से ले लेते थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा 2, तो वो गलत हो जाता। तो हमेशा आपको जब भी इंटीग्रेट करना होता है एंगल को, तो हमेशा आप स्टार्टिंग लिमिट से लेकर फाइनल लिमिट तक सेंस ऑफ एंगल सेम रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सेंस ऑफ एंगल सेम रखते हुए इंटीग्रेट करना है। तो अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें ऑब्वियसली बात है पहले थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, आपको दिख रहा है कि पॉइंट पी एम। पिछले लेक्चर में हमने सीख लिया था कि इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होनी है वो जाहिर सी बात है किधर होनी है, वो अंदर की तरफ होनी है। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब को रखो इस वायर के डायरेक्शन में, ऑब्वियसली बात है 4 फिंगर्स आपके अंदर जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जानी है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये सिर्फ एक पॉइंट का मैग्नीट्यूड है, हमें बाकी सभी करंट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है। तो पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है वेरिएबल, यहाँ पर एक एल है, यहाँ पर एक आर है, यहाँ पर थीटा है, तो अलग अलग वेरिएबल हैं। तो पहले इन सबको हम थोड़े एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें। तो अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, पहले आप देखो कि सीधा आपको दिख रहा है कि L इज इक्वल टू, आपको L और D और थीटा में एक रिलेशन दिखना चाहिए। यहाँ पर एल डी, अगर ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल क्या हो जाएगी, ये एंगल हो जाएगी पाई माइनस
थीटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एल को देखें तो एल आपकी वैल्यू आ जाती है, एल की वैल्यू आती है माइनस ऑफ डी कॉट थीटा। ये कैसे आई? अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो कि कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट होता है हमेशा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा बेस यानी कि एल डिवाइड बाई परपेंडिकुलर यानी कि डी। तो यहीं से अगर ये डी को मेजर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट पाई माइनस थीटा दे देगा माइनस कॉट थीटा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी कॉट थीटा। अब इस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब डी क्या है? डी एक कांस्टेंट है, जो कि डी एक फिक्स लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ जो कि कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर पहले से एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डी एल को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि हम इसको एक बार में लिख दें डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये माइनस क्यों हटा समझ में आपको आ गया? क्योंकि कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया। तो ये एक रिलेशन मिला डी एल का और थीटा का। अब आपको एक रिलेशन और दिखना चाहिए आर में और डी में। तो अगर यहाँ पर हम कॉसेक थीटा का इस्तेमाल करें तो कॉसेक ऑफ पाई माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? उसे हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी कि आर अपॉन डी। तो यहाँ से फिर आपको आर क्या आ जाएगा? आपको आर आ जाएगा डी टाइम्स कॉसेक ऑफ पाई माइनस थीटा। तो कॉसेक ऑफ पाई माइनस थीटा वो आपको सिंपली कॉसेक थीटा ही रह जाएगा। ओके, तो इस ट्रायंगल का हमने इस्तेमाल किया और इस ट्रायंगल के रिलेशन का इस्तेमाल करके हमें ये रिलेशन आ गए। बाय द वे आई होप आपको पता है कि कॉसेक पाई माइनस थीटा को हम कॉसेक थीटा ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है जहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अब हम आते हैं अपने फाइनल रिजल्ट पर डी बी के ऊपर। तो डी बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तक तो ठीक है, यहाँ पर तो कांस्टेंट चल रहा है, आई को भी बाहर ले लेते हैं। अब डी एल है तो डी एल के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? डी एल के जगह हम पुट कर सकते हैं, मैंने निकाला डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर ऑब्वियसली साइन थीटा पहले से तो रहेगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर को लिख सकते हैं जो हमने आर की वैल्यू निकाली डी, तो डी स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों ही रिलेशन का हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पर पुट कर दिया, तो आपको डी बी आ गया। अब डी बी आप देखो, अब आपको देखने को बड़ा एक्सप्रेशन है बट ईजिली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी बी क्या बन जाएगा आपका? म्यू नॉट आई, डी ऊपर एक है नीचे डी स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे बचेगा म्यू नॉट आई 4 पाई डी कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आपको बचेगा यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा। तो ये एक एलिमेंट की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलेगा। वो मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा हमें? वो मिल जाएगा हमें म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, आई होप आपको पता है, दैट इज माइनस ऑफ कॉस थीटा। और कहाँ से कहाँ तक जाएगी कहानी? ये स्टार्ट होगा थीटा 1 से जो आपका लोअर लिमिट है और जाएगा थीटा 2 तक। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। बाय द वे यहाँ पर हमने सिंपल इंटीग्रेशन मेथड से एक वेक्टर को हम निकाल रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? हमको डायरेक्शन का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? वो इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि करंट एलिमेंट आप कोई सा भी पिक करो, यहाँ पिक करो, यहाँ पिक करो, ऊपर पिक करो, नीचे पिक करो, कहीं पिक करो, इन सभी करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है जे, और पोजीशन वेक्टर क्या है? इसी प्लेन में है। तो करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर इसी प्लेन में होगा, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पर जो प्लेन है उसी प्लेन में दोनों ही डायरेक्शन होंगे। पोजीशन वेक्टर भी आपका उसी प्लेन में होगा, चाहे कोई पोजीशन वेक्टर लो, और करंट एलिमेंट भी उसी प्लेन में होगा। इसका मतलब कि हर हाल में मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा क्या होना है? मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा परपेंडिकुलर होना होता है करंट एलिमेंट के एज वेल एज पोजीशन वेक्टर के। तो इन दोनों के जो प्लेन है उसके हमेशा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी? इस स्क्रीन में परपेंडिकुलर जाएगी। तो ये सभी मैग्नेटिक फील्ड, चाहे आप इस एलिमेंट की चेक करो, इस एलिमेंट की चेक करो, इस एलिमेंट की चेक करो, ऊपर कहीं इसी एलिमेंट की चेक करो, इन सभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है। ये सभी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रहे हैं टू द स्क्रीन, इसीलिए डायरेक्शन की चिंता
किए बगैर हमने डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया। जब हमने मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया तो फाइनली आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल गया? मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। अब हम लिमिट्स पुट कर देंगे। जब लिमिट्स पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? आप माइनस पुट करोगे तो ये पहले माइनस ऑफ कॉस थीटा 2 आएगा और फिर माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1 जाएगा। तो उसको मैं एक बार में ही कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 पुट कर दे रहा हूँ। आप कंफ्यूज नहीं करना, मैंने एक स्टेप सिर्फ स्किप किया है। कॉस थीटा 2 माइनस आता और फिर प्लस कॉस थीटा 1 आता, तो उसको पहले एक बार में ही हमने कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 पुट कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन बना हमारे पास, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट P, जहां पर कि थीटा 1 और थीटा 2 क्या है? थीटा 1 और थीटा 2 बेसिकली वो एंगल्स हैं जो पॉइंट P सबटेंड कर रहा है एट द वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप देखिए कैसे। अगर इसी फिगर में मान लीजिए आपको एंगल जो है वो इस तरीके से ना दे करके बल्कि कुछ ऐसे दिया जाए कि आपको वायर कुछ ऐसे दी हुई होगी और सामने में कहीं पर एक पॉइंट P दिया हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई ये जो पॉइंट P है, लेट्स से दैट दिस इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस D, और जो एंगल वो सबटेंड कर रहा है वो एंगल आपको दिया जा सकता है कि वो कुछ इस तरीके से सबटेंड कर रहा है, ऐसा इधर और एक ऑब्वियसली इधर जाएगा, और एंगल जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। मान लीजिए ये अल्फ़ा एंगल है और इसे मान लीजिए कि ये जो है वो बीटा एंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगल पहले इधर थीटा 1 थीटा 2 के फॉर्म में थी, अब यहाँ पर ऑलमोस्ट वही बात है, अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में है। यानी कि ये जो आपका है दिस इज अल्फ़ा और ये जो आपका है दिस इज बीटा। तो सेम फिगर में भी हम देख सकते हैं ये पूरा एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो अपर मोस्ट लाइन है वो एंगल अल्फा सबटेंड कर रही है और जो बॉटम मोस्ट लाइन है वो एंगल बीटा सबटेंड कर रही है। तो यहाँ पर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। सेम फॉर्मूले का अगर हम इस्तेमाल करें तो मैग्नेटिक फील्ड में हम थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा 1, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। अब थीटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो पता है हमें कि 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है बीटा और थीटा 1 में क्या रिलेशन होगा? बीटा प्लस थीटा 1 प्लस π/2 विल बी इक्वल टू पाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि थीटा 1 को क्या लिखा जा सकता है? थीटा 1 को लिखा जा सकता है, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो π/2 माइनस बीटा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/2 माइनस बीटा। ठीक है, वैसे ही फिर माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं सेम लॉजिक से? तो थीटा 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो जब थीटा 2 यहाँ पर है तो ज़रा सा ध्यान रखिएगा कि थीटा 2 कैसे लिखा जाएगा। थीटा 2 यहाँ पर है तो फिर ये जो एंगल होगी ये एंगल होगी 180 माइनस थीटा 2। तो यानी कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा अगर मैथ्स का एक्सप्रेशन लिखना है तो उसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, या फिर चलिए यहीं पर लिख देते हैं जस्ट। तो हम लिख सकते हैं कि पाई माइनस थीटा 2 ये हो गई ये एंगल। ठीक है, प्लस 90 डिग्री यानी कि π/2 एंड प्लस अल्फा, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? इन तीनों का सम होना चाहिए पाई, 180 डिग्री बराबर। तो पाई और पाई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब आप थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं? थीटा 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो थीटा 2 को आप लिख सकते हैं π/2 प्लस अल्फा। आई होप ये पार्ट आपको ज़्यादा समझने मुश्किल नहीं हुई हो। ये पाई और ये पाई को कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस थीटा 2 है, माइनस थीटा 2 को इधर ले आइए, वो हो जाएगा प्लस, तो बचेगा इधर थीटा 2 प्लस अल्फा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को वापस हम क्या बना सकते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 4πd कॉस ऑफ 90 माइनस समथिंग क्या होता है? ये साइन ही होता है ना, तो इसको हम सिंपली साइन लिख सकते हैं। और कॉस 90 प्लस समथिंग क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो माइनस और पहले से कोई माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। तो बेसिकली पिछले ही एक्सप्रेशन था हमारे पास, उसी एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया। वो वहाँ पे कॉस फॉर्म में था, इसको हमने साइन फॉर्म बना दिया। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ये फॉर्म आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस का चक्कर नहीं है। जैसे यहाँ पर हो सकता है आप एग्ज़ाम के दिन आप सोचेंगे कि यार थीटा 1 के पहले माइनस था कि थीटा 2 के पहले माइनस था, ये माइनस बड़ा मसला क्रिएट करता है एग्ज़ाम में।
लेकिन यहाँ प्लस है ही नहीं, आप इसको साइन बीटा प्लस साइन अल्फा याद रखो या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा याद रखो, आपको कोई पंगा नहीं है। तो अगर आपको एंगल इस टर्म में दिया हुआ है तो सीधा साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा। इवन कि अगर आपको एंगल मान लीजिए इस टर्म में भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ऐसे भी दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ दिया हुआ हो थीटा और यहाँ पे कुछ दिया हुआ हो थीटा डैश, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इस थीटा और थीटा डैश को अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर सकते हो ना। और अल्फा बीटा के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट फॉर्मूला है टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वायर एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आपको और बात अच्छे समझ में आ जाए। तो आपके सामने एक करंट कैरिंग वायर है, जो करंट जिसके अंदर 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर एक पॉइंट है पी। तो हमें जानने में इंटरेस्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस आपको 2 मीटर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लिख देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या दिख रहा है आपको, सीधा 30 डिग्री अल्फा है, बीटा 60 डिग्री है। अल्फा 60 डिग्री बोलिए, बीटा 30 बोलिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। तो अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे म्यू नॉट आई की जगह पर 2, नीचे में 4 पाई डी की जगह पर भी 2, फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको आई होप पता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करो, थंब का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये 4 फिंगर्स का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, यानी कि ये अंदर की तरफ कर्ल कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, ठीक इस पॉइंट के ऐसे अंदर की तरफ। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन वाइज दैट विल बी माइनस ऑफ के कैप। ये टू क्रॉस करना है वगैरह, आई होप ये तब तो क्लास 4-5 का मैथ्स है, आप इजीली कर पाएंगे। तो सिंपल सा इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम, ये तो जस्ट एज ए क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जैक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।